14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी कैंडिडेट में जज की जाती हैं जो आर्म फोर्सेस में आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो, नेवी ऑफिसर हो, एयरफोर्स ऑफिसर हो। आईएसएसबी के टेस्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर कैंडिडेट के हर स्टेप में, आईएसएसबी के हर टेस्ट के दौरान उस कैंडिडेट में ये 14 क्वालिटीज़ चेक की जाती हैं कि आया वो कैंडिडेट आर्मी ऑफिसर या नेवल ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर बनने के लायक है भी या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट इन ऑल डोमेन्स। और आज की वीडियो में मैं इन्हीं 14 क्वालिटीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ये 14 क्वालिटीज़ हैं क्या और हम इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप किसी भी जॉब के बारे में सोचें, चाहे वो आर्म फोर्सेज में हो या सिविल जॉब में हो, अगर कोई सिविल जॉब भी है तो हर जॉब के लिए कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। अब उसी तरह आर्म फोर्सेज में भी सर्टेन क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं जो कि ये 14 क्वालिटीज़ हैं। अब आर्म फोर्सेज में जो 14 क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो उनसे ज़रा डिफरेंट है। वो क्यों? क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर जो है वो इस तरह की सिचुएशंस फेस करता है जो कि एक आम आदमी नहीं करता अपनी डेली लाइफ में। एक आर्मी ऑफिसर का जो डिसीजन होता है ना, उसके सोल्जर्स की जो लाइफ्स होती हैं उसके डिसीजन पर डिपेंड करती हैं। एक उसका गलत डिसीजन किसी की जान ले सकता है, तो इसलिए ये 14 क्वालिटीज़ एक आर्मी ऑफिसर में होना ज़रूरी है। आईएसएसबी में हर टेस्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर कैंडिडेट में वो 14 क्वालिटीज़ वो चेक करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम किसी भी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में सोचें तो हर कैंडिडेट की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसका फैमिली बैकग्राउंड, देन उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन उसकी थिंकिंग, उसका फ्रेंड्स का सर्कल, ये सारी चीज़ें मिला के उसकी पर्सनैलिटी बनाता है। एक 17 या 18 साल का जो एक लड़का है उसकी पर्सनैलिटी। तो इन क्वालिटीज़ को अपने पर्सनैलिटी में लाने के लिए अगर आप सोचते हैं कि हम 7 दिन में या 8 दिन में ये क्वालिटीज़ अपनी पर्सनैलिटी में ले आएंगे तो ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करने में आई थिंक 5 to 6 मंथ्स लगते हैं। और ये क्वालिटीज़ ना कि कोई बुक है, बुक रीड करने से आती है आपकी पर्सनैलिटी में। बुक रीड करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी बट आपकी पर्सनैलिटी में इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इन क्वालिटीज़ को अपने पर्सनैलिटी में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा, अपने माइंडसेट को, अपनी डेली रूटीन को, अपनी ग्रूमिंग करनी होगी। फिर ये सारी 14 क्वालिटीज़ आपकी पर्सनैलिटी में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन 14 क्वालिटीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 1 पे जो क्वालिटी है वो है आपकी प्लानिंग एबिलिटी। अब प्लानिंग एबिलिटी क्यों ज़रूरी है और इस पे क्यों कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है आईएसएसबी में? वो क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो होती है ना वो आपको सिखाई नहीं जा सकती। ये नेचुरल एक चीज़ होती है। किसी भी कैंडिडेट में अगर ये प्लानिंग एबिलिटी होती है तो वो उसको बूस्ट किया जा सकता है, पर प्लानिंग सिखाई नहीं जा सकती कभी। तो प्लानिंग एबिलिटी में अगर किसी कैंडिडेट में प्लानिंग एबिलिटी नहीं है तो उसके लिए रिकमेंडेशन बहुत मुश्किल है। अब प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अब प्लानिंग आपकी हर टास्क में जज होती है, चाहे वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में तो आपको बहुत फास्ट प्लानिंग करनी पड़ती है और अपने ग्रुप को उस प्लान पे इन्फ्लुएंस करना पड़ता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। अब प्लानिंग एबिलिटी उसमें भी आपकी चेक होती है, आपकी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में भी चेक होती है, आपकी पिक्चर स्टोरीज में, पॉइंटर स्टोरीज में, साइक के टेस्ट में और आपके कमांड टास्क में। पूरे आईएसएसबी में आपकी प्लानिंग एबिलिटी चेक होती है और ये मस्ट क्वालिटी है। ये आप किसी अगर जो भी कैंडिडेट रिकमेंड होता है ना तो उसमें प्लानिंग एबिलिटी लाजमी होती है। तो प्लानिंग एबिलिटी में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे रीजनिंग एबिलिटी, देन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, देन इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब मैं इन्हीं 3 क्वालिटीज़ को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा ये होती क्या है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वो एबिलिटी है टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली, प्रायोरिटाइज टास्क, सेट गोल्स एंड डेवलप सिस्टम फॉर अचीविंग दोज गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग जैसे नेम से जाहिर है, ऑर्गेनाइज करना, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने टास्क को, अपने हर स्टेप को ऑर्गेनाइज करना। अब आइडेंटिफाई गोल्स टू मीट। अब आपके गोल्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है इस एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। अपनी डेली लाइफ में भी अगर आप देखें तो आपके क्या क्या गोल्स हैं। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन है,
देन आपकी हॉबीज़ हैं, उन आपके कंप्लीट एक दिन के दौरान जितने भी आपके गोल्स हैं ना, उसको पहले चेक करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए डेली आपकी प्लानिंग अपनी प्योर। देन है सेकंड है प्रायोरिटाइज ईच टास्क, हर टास्क को प्रायोरिटाइज करना, किस टास्क को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किस टास्क को आपने सेकंड प्रायोरिटी देनी है, तो हर टास्क को आपने प्रायोरिटाइज करना है। देन थर्ड है यूज द टाइम इफेक्टिवली, अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है आपने हर टास्क को अपने वक्त पर कंप्लीट करने के लिए। देन थर्ड है टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़, अब आपने इस क्वालिटी को, इस एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, इंडोर गेम्स हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशंस हो। जब आप इन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, इन चीज़ों में ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। देन सेकंड है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी की में 4 चीज़ें। नंबर 1 लॉजिकल थिंकिंग, देन रीडिंग डाइवर्स मटेरियल और न्यूज़पेपर, देन पे अटेंशन टू योर ओन माइंड, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। सबसे पहले मैं तो आपको बताता हूँ कि रीजनिंग एबिलिटी होती क्या है। तो रीजनिंग एबिलिटी होती है द पावर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड इन ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, रीचिंग कंक्लूजन्स, अराइविंग एट सॉल्यूशंस एंड मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस। अब रीजनिंग एबिलिटी जैसे नाम से जाहिर है रीजंस तलाश करना, हर टास्क में, हर सिचुएशन में, कोई भी मूवमेंट है, कुछ भी है, कोई हैपनिंग है, तो उसमें रीजंस तलाश करना कि ये जो हुआ है, ये सिचुएशन जो है, इसके पीछे रीजंस क्या है। तो सबसे पहले आपको लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल सोचना होगा आपको। कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो उसको लोग करते हैं लॉजिकल नहीं सोचते उसके सोल्यूशन निकालने के लिए, तो उसको सोल्यूशन निकालने के लिए आपको लॉजिकल सोचना होगा। देन सेकंड है रीडिंग डाइवर्स मटेरियल्स। अब अपने न्यूज़पेपर आपने रीड करना होगा लाउडली। तो न्यूज़पेपर में जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इनको आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। तो जब वो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये एबिलिटीज आप में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। देन थर्ड है पे अटेंशन टू योर माइंड। अपने माइंड पे आपने अटेंशन रखनी है। अगर डेली लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है तो उस पर आपने फोकस करना है, उसकी सिचुएशन जो हुई है उसके पीछे रीजंस क्या है। जब इन चीज़ों पे आप फोकस करना स्टार्ट करोगे ना, तो ये एबिलिटी आपके अंदर फील होना स्टार्ट होगी, खुद आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी रीजनिंग एबिलिटी। देन फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है, लेक्चरेट का टॉपिक है, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लीजिए, अपने टीचर्स के साथ, लेक्चरर्स, प्रोफेसर जितने भी होते हैं उनके साथ वो टॉपिक्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर कीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लीजिए। तो जब ऐसा आप करेंगे तो ये रीजनिंग एबिलिटी जो है वो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लानिंग एबिलिटी की जो थर्ड सब टाइप है वो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस होती क्या है जेंटलमैन? टोटल 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस जो होती है उसकी टोटल 9 टाइप्स होती है। आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा तो टोटल इंटेलिजेंस जो होती है वो 9 टाइप्स होती है इंटेलिजेंस की, जिसमें आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक, देन इंटरपर्सोनल, देन लॉजिकल, मैथमेटिकल, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंटेलिजेंस की। तो इसमें हम बात करेंगे इफेक्टिव इंटेलिजेंस होती क्या है और इसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो होती है वो आपकी बेसिक इंटेलिजेंस से बहुत डिफरेंट होती है। आपकी बेसिक इंटेलिजेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई एक चैप्टर पढ़ा है, तो उस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, या फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना। जैसे कंप्रीहेंशन आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो लास्ट में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना, उसको आंसर करना, ये आपकी होती है बेसिक इंटेलिजेंस। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना, कोई ऐसी प्रेशराइज सिचुएशन फेस करना, ठीक है। आप उस प्रेशराइज सिचुएशन में रहते हुए आपने अपने आप को स्ट्रेस में ना ले लेना, बल्कि उस प्रेशराइज सिचुएशन में कितना लॉजिकल, कितना इफेक्टिव आप अपने माइंड को यूज करते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो इस टाइम पे आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज होती है। किस तरह से आप प्लान करते हैं उस प्रेशराइज सिचुएशन में, उससे निकलने के लिए, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो जितना आप इफेक्टिव अपने माइंड को यूज करते हैं उस टाइम पे, वो होती है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि कितना आप लॉजिकल सोचते हैं,
कि प्लान बनाते हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो अब इसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? तो फर्स्ट पे स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं अपने इर्द गिर्द जो भी मोमेंट्स हैं, जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो कोई भी हैपनिंग है, तो उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्जर्व ही नहीं करते कोई भी सिचुएशन। देन सेकेंड है टेक ईच सिचुएशन एज अ टास्क, हर सिचुएशन को आपने एज अ टास्क लेना है। चाहे कॉलेज में आप कोई फंक्शन हो रहा है या आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई आप गेम खेल रहे हैं, तो हर चीज़ को अपनी लाइफ में, हर टास्क को एक सिचुएशन के तौर पर लें उसको, हर सिचुएशन को एज अ टास्क के ऊपर उसको एक्सेप्ट करें, फिर उस टास्क को उसको सॉल्व करें अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, अपनी प्लानिंग यूज़ करते हुए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, ये क्वालिटी जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, देन नेक्स्ट क्वालिटी है एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और ये भी मस्ट क्वालिटी है। अगर किसी कैंडिडेट में ये क्वालिटी नहीं है ना, तो उसके लिए भी आईएसएसबी में रिकमेंडेशन बहुत मुश्किल है। वो क्यों? अब जब जीटीओ आप में प्रेशर बिल्ड करता है, वो चाहे वो पीजीटी हो या कमांड टास्क हो, तो जब आप वो प्रेशराइज करता है ना किसी भी कैंडिडेट को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे के कि जेंटलमैन कमांडर ग्राउंड इज इनबाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकेंड्स, फॉर 5 सेकेंड्स, तो उस टाइम पे आपकी एक्सप्रेशन की भी क्वालिटी चेक की जाती है। आपकी वो क्वालिटी कि एबिलिटी टू रिमेन काल्म अंडर स्ट्रेस, ये वाली एबिलिटी भी, और एक्सप्रेशन की क्वालिटीज़ भी कि आपके चेहरे की हवाइयाँ तो नहीं उड़ गई उस टाइम। चाहे यही चीज़ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में भी होती है, आपके फेस के एक्सप्रेशन चेक किए जाते हैं। जैसा कि अगर आप ऐसा सोचें कि एक वॉर चल रही है, ठीक है, तो एक ऑफिसर जो है, फॉर एग्जांपल ऑफिसर जो है वो इंजर्ड है, उसके जिस्म पे बुलेट्स लगी हुई हैं, लेकिन उन बुलेट्स का जो पेन है वो अपने फेस पे नहीं आने देता। वो क्यों? अगर वो चीज़ उसके फेस पे जाहिर हो गई, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, तो उसके सोल्जर्स का जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। ये चीज़, ये क्वालिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन की क्वालिटी। देन पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेस करना अपने आप को। किस तरह आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई पब्लिक स्पीकिंग जैसे लेक्चरेट है, किस तरह आप प्रेजेंट करते हैं, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ से चेक किया जाता है। तो इसको आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं? तो सबसे पहले रीड वाइडली। आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो बुक्स पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको वाइडली पढ़ें, थोड़ा लाउड, ताकि आपको सुनाई दे, आपकी वॉइस दूसरों को भी सुनाई दे। इस तरह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगे। आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना अपने आप को, ये चीज़ भी, इस चीज़ में भी आप ग्रूमिंग होगी आपकी, और अपने आप को एक्सप्रेस करना आएगा दूसरों को। चाहे आप ग्रुप्स में बैठ के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई भी टॉपिक शेयर कीजिए, तो आप इस क्वालिटी को नोट कीजिए ज़रा। देन सेकेंड है राइट रेगुलरली, रोज़ लिखने की राइटिंग एबिलिटी जो है ना, ये भी अपने बहुत ज़रूरी है इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए। देन थर्ड है एक्सपेंड वोकेबलरी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जैसे आईएसएसबी की वेबसाइट पर जो जनरल गाइडलाइंस थी कैंडिडेट्स के लिए, उसमें भी ये दिया हुआ था कि अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करें, अपना इंग्लिश और मैथमेटिकल साउंड बनाएं अपना। तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने से, रीड लाउडली पढ़ने से, अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने से, इस दोनों चीज़ों से आपकी वोकेबलरी भी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी वो न्यूज़पेपर पढ़ने से। देन 4 है प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। लेक्चरेट के लिए ज़रूरी है पब्लिक स्पीकिंग टास्क में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना पब्लिक स्पीकिंग टास्क बेहतर तौर पर परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब चाहे वो आपकी कॉलेज में अगर कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन हो रही है, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई कैंडिडेट होते हैं जिनका ऐसा कॉलेज होता है या ऐसा उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड गुजरा होता है जो कभी भी स्टेज पर नहीं आए होते, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। अगर कॉलेज में भी अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं, उनको जमा करके उनको आप एज अ लेक्चरेट की प्रैक्टिस करें उनके साथ। तो ये क्वालिटी जो है आपकी इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट क्वालिटी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब मेरी नज़र में मैं ये सोचता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ एक चीज़ से आता है आपके अंदर, वो होता है आपकी नॉलेज से। जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऑटोमेटिक आपके अंदर ये चीज़ डेवलप होती है, सेल्फ ये क्वालिटी। तो अब और भी चीज़ें हैं इसको डेवलप करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो वो ये है कि सेट डेली गोल्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो आपका गोल है ना, उसको अचीव करने के लिए डेली गोल्स सेट कीजिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोल्स। जब आप अपनी लाइफ में एक दिन में गोल्स सेट करेंगे और जब आप उसको टाइमली अचीव करेंगे,
उस गोल्स को, डेली गोल्स को, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये क्वालिटी आपके अंदर इंप्रूव होगी खुद ब खुद। देन सेकंड है बी डिसिप्लिन। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए, एक रूटीन वाइज चले। टाइम जो होता है वो प्लान करने के लिए होता है, तो अपनी लाइफ में टाइमिंग का बहुत ख्याल रखें। इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए डिसिप्लिन रहें अपनी लाइफ में, रूटीन एक कोई ना कोई रूटीन बनाए अपनी लाइफ में। देन थर्ड है आपकी नॉलेज। अब नॉलेज जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये सिर्फ एक चीज़ से आता है, और वो है आपकी नॉलेज। नॉलेज से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए बेस्ट है। आप पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर सुना सुने, ये ज़रा वो सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। मैं कहूँगा आपको कि आप जिम रोहन को सुनो, एंथनी रॉबिन और जिम रोहन। उसका एक कोट है कि डोंट विश फॉर फीवर प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स, डोंट विश फॉर लेस चैलेंज, विश फॉर मोर विजडम। ये जिम रोहन का फेवरेट कोट है। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। ये रियलिस्टिक मोटिवेशन जो होती है ना, सिस्टमैटिक मोटिवेशन देता है आपको। ये इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपने सुनने हैं ना, तो गोरों को सुनना, वो ही आपको सही मोटिवेट करते हैं। रियलिस्टिक मोटिवेशन, सिस्टमैटिक मोटिवेशन होती है उनकी। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटी, जैसे मैंने यही कहा है आपको कि ये सिर्फ एक चीज़ से प्रूव होगी, वो है आपकी नॉलेज। नॉलेज जितनी आप बेहतर करेंगे, अपनी ये क्वालिटी खुद ब खुद आपके अंदर इम्प्रूव हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, देन द नेक्स्ट क्वालिटी है वो है आपकी करेज। ये क्वालिटी भी मस्ट क्वालिटी है। ये क्वालिटी भी है, इस चीज़ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिन पे आईसीएसबी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो क्वालिटी आपकी इंटेग्रिटी है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। देन करेज एंड एक्सप्रेशन, ये 3 क्वालिटीज़ है जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है आईसीएसबी को। अगर ये 3 क्वालिटी आपके अंदर नहीं है ना, किसी कैंडिडेट में ये 3 क्वालिटी नहीं है, तो उसके लिए रिकमेंड होना बहुत मुश्किल है। सो इस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल है फिटनेस। जब फिटनेस आपकी अच्छी होगी ना, फिर आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी अच्छे होंगे, आपका पीजीटी कमांड टास्क भी अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे आपसे, आपको डर नहीं लगेगा ऑब्स्टेकल करते हुए, या ना ही आपका कोई हाइट फोबिया वाला इशू होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके होते हैं हाइट फोबिया को, बट फिटनेस जो है ना, इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस कैसे? फिजिकल एक्सरसाइजेस करें आप, ना कि सिर्फ इनिशियल से पहले, बल्कि आईसीएसबी से पहले भी आप करके जाएं फिजिकल एक्सरसाइजेस। बहुत सी हैं, आप हर कोई अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करता है, कोई रनिंग करता है, कोई वर्कआउट करता है, कोई जिम करता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड है फेस योर फेयर्स हेड ऑन। जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना, उस चीज़ को आप फेस करें। ये चीज़ करने से ही आपके अंदर ये करेज की जो क्वालिटी है, ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, देन नेक्स्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है वो है सोशल अडॉप्टेबिलिटी। अब सोशल अडॉप्टेबिलिटी का क्या मतलब है? अब कुछ लोग होते हैं, जब वो नए माहौल में जाते हैं ना, नए लोगों से मिलते हैं, या नए स्कूल में गए, नए कॉलेज में, नई यूनिवर्सिटी में गए, तो इतनी आसानी से ना लोगों से घुल मिल नहीं पाते, उनमें इतना जल्दी फ्रैंक नहीं हो सकते, और ना ही अपने आप को इतना एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, इनको इंट्रोवर्ट कहा जाता है, जो अपने आप को ना एक्सप्रेस करते हैं, ना दुनिया से मिलते हैं, बाहर के लोगों से कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं इंट्रोवर्ट, और इनके लिए ना फिर आईसीएसबी की रिकमेंडेशन ना बहुत मुश्किल होती है। तो और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट, जो ओपन अप होते हैं, सबसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, सब में ना घुल मिल के रहते हैं। वो बहुत आसानी से, जब वो नई जगह पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो बहुत आसानी से उनमें घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं ना, वो सोशल अडॉप्ट हो जाते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ना अडॉप्ट कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे को कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। तो आईसीएसबी में ना ऐसे कैंडिडेट्स देखे जाते हैं जो एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट की कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप आर्मी में भी देखें ना, जब आप फोर्सेज में जाएंगे या पीएमए में जाएंगे जब आप, तो हर तरह के वहाँ आपको लोग मिलेंगे, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, जो बहुत मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए होंगे, पाकिस्तान के हर सूबे से, हर शहर से आए हुए होंगे। तो आपको उनमें एडजस्ट होना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। तो सोशल अडॉप्टेबिलिटी को, इस क्वालिटी को अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं इसको?
तो नंबर 1 है ओपन अप टू पीपल, कि आप लोगों से मिलें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, क्योंकि दुनिया जो है ना इससे बहुत बड़ी है, ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा है। लोगों से मिलें, नए लोगों से बाहर निकलें अपने घर से, अपने लोगों से अपने आप को एक्सप्रेस करें, उनसे मिलें, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लें। अगर आप कॉलेजेस में भी हैं तो नए फ्रेंड्स बनाएं, अपने टीचर्स से मिलें, उनसे बात करें। ये क्वालिटी अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको इंट्रोवर्टनेस आपको छोड़नी पड़ेगी, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। देन बी पोलाइट, अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, लोगों से किस तरह से बात करते हैं, दो लोगों में बैठकर किस तरह से बात करनी है आपने, वो सारी एटिकेट्स, वो सारी बॉडी लैंग्वेज की भी एक नई वीडियो मैं आपको एक नई वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें मैं बॉडी लैंग्वेज की जो साइंस है ना, क्लोज्ड बॉडी पोस्चर, ओपन बॉडी पोस्चर, सारे ट्रिक्स जो हैं बॉडी लैंग्वेज की साइंस के, किस तरह लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन के स्किल्स, आपकी पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स, वो सारी मैं उस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। देन प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप लोगों से बात करेंगे ना, अपने टीचर से, अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से, नए फ्रेंड्स से, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगे, तो उस चीज़ को भी आप प्रैक्टिस करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की। देन यूज़ ओपन बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके बारे में मैं आपको बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो में बताऊंगा। तो एक स्पेशल कोट है, इफ़ यू वांट टू चेंज द वे पीपल रिस्पॉन्ड टू यू, चेंज द वे यू रिस्पॉन्ड टू पीपल। अगर आप वो वे चेंज करना चाहते हो कि लोग आपसे इस तरह से बात करें, इस तरह से लोग आपको रिस्पॉन्ड करें, तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा लोगों की तरफ बात करने के लिए। जिस तरह आप लोगों से बात करते हो वही आपका बिहेवियर होगा, उसी एंगल से लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस क्वालिटी में यही है। द नेक्स्ट क्वालिटी है कॉपरेशन। अब कॉपरेशन की क्वालिटी क्या है? ये कोई भी अगर स्पोर्ट्स है, जैसे कोई अगर टीम है, उसमें हर इंडिविजुअल का अपीयरेंस, हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, सबकी परफॉर्मेंस मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करना, इसको कहते हैं कॉपरेशन की एबिलिटी। अब ये एबिलिटी जो है ये कैसे डेवलप हो सकती है? स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स कौन सी स्पोर्ट्स? टीम वाली स्पोर्ट्स, जैसे टीम गेम्स जैसे होती है ना, जैसे फुटबॉल गेम है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जिसमें एक टीम होती है। तो ऐसी स्पोर्ट्स खेलकर आप ये टीम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इंडोर गेम से नहीं हो सकती हैं, जैसे टेबल टेनिस है, जो इंडिविजुअल गेम्स होती हैं, इंडोर गेम से कभी भी ये क्वालिटी आप में नहीं आएगी। ये क्वालिटी लाने के लिए आपको गेम्स खेलनी पड़ेंगी। जैसे स्पोर्ट्स में फुटबॉल हो गई, हॉकी, क्रिकेट, ऐसी गेम्स जो है ना, ये चीज़ आपके अंदर ये लेके आएगी। अब कॉपरेशन है, मतलब कॉपरेट करना अपनी टीम्स के साथ। एक आर्मी में ये चीज़ फेमस है, ये कोट, कि जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। कैडेट कॉलेज में भी ये बड़ा फेमस है। तो ये कॉपरेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन में हो, चाहे वो आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में हो। ग्रुप टास्क जो भी हो रहा है ना ISSB में, उसमें कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। कॉपरेट करेंगे तभी एक कॉमन गोल जो है ना टीम का, तब वो कंप्लीट होगा, तब अचीव हो कॉमन गोल। जब हर इंडिविजुअल अपने टीम के साथ परफॉर्म करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, हर इंडिविजुअल को सपोर्ट करेगा, कॉपरेशन शो करेगा, तभी वो कॉमन गोल अचीव होता है। क्योंकि जो भी गोल होता है ना, वो ग्रुप का गोल होता है। अगर वो गोल अचीव होता है तो ग्रुप जीतता है, अगर वो गोल अचीव नहीं होता तो पूरा का पूरा ग्रुप हारता है, आपकी पूरी टीम हारती है। अगर गेम में भी ऐसा ही होता है, अगर गेम आप जीतते हैं तो पूरी टीम जीतती है आपकी, और गेम अगर आप हारते हैं तो पूरी आपकी टीम हारती है। जैसे मिलिट्री प्लानिंग में भी होता है ऐसा, कि जब आपका प्लान फेल हो जाता है ना, तो वो पूरा ग्रुप का प्लान फेल होता है, सिर्फ आपका ही नहीं होता। तो ये चीज़ है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स में एक चीज़ होती है जेलिसी वाला फैक्टर। अब ये फैक्टर जो है ना, ये एक नेचुरल इमोशन है, और हर कैंडिडेट जो है, हर इंसान इस चीज़ को फेस करता है। तो कामयाब फिर वही होता है जो इस चीज़ को मैनेज कर लेता है। बहुत से कैंडिडेट्स दूसरे के पास आते हैं और आके कहते हैं कि जो फलाना कैंडिडेट है, उसने हालांकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और ये है और वो है। हालांकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो उनके अंदर ये जो जेलिसी वाला फैक्टर होता है ना, ये फिर ग्रुप को ना तोड़ता है, अंदर से सब ग्रुप बनाता है। तो इस चीज़ में नहीं पड़ना आपने, उसको भी समझाना है, दूसरे कैंडिडेट्स को भी आपने। तो ये क्वालिटी आप अपने अंदर किस तरह डेवलप कर सकते हैं? टेक पार्ट इन टीम गेम्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टीम स्किल्स डेवलप करने के लिए गेम्स खेलें आप। देन सेकेंड है लिसन एवरी इंडिविजुअल एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज। अब आप एक ग्रुप में या टीम में, तो हर इंडिविजुअल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप डिस्कशन में हम कर लें,
तो हर इंडिविजुअल के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि अपना पॉइंट लेकर उसे ठीक मानना है कि जो मैं कह रहा हूँ यही बिल्कुल ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। हर कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने सुनने हैं। फिर अगर आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, तो रिस्पेक्टेबल मैनर में उसको डिसएग्री करना है आपने, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, दूसरों के व्यूज़ को रिस्पेक्ट देना हैप्पीली से, रिस्पेक्टेबल मैनर में। या अब काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे दिए और आप जो है थोड़ी देर से बोलें या आप बोलने थोड़ी लेट चाहते थे, तो फिर आपने ऐसे करना जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जेंटलमैन, ऑल ऑफ यू हैव गुड पॉइंट ऑफ व्यूज़ बट आई वुड लाइक टू अपडेट यू। फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऐसे रिस्पेक्टेबल मैनर में दूसरे के व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट देनी है और फिर अपने व्यूज़ भी रिस्पेक्टेबल मैनर में हैप्पीली अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, आउटडोर टास्क हो, इंडोर टास्क हो। हेल्पिंग अदर इन प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको जो है ना एक एज अ टीम सॉल्व करना है उस कॉन्फ्लिक्ट को। किसी का भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको एज अ टीम सॉल्व करेंगे। जब आप एज अ टीम उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करोगे ना, तभी आपका कॉमन गोल जो है वो अचीव होगा ग्रुप का। तो इस क्वालिटी को आप इस तरह अपने अंदर से डेवलप कर सकते हो। जब आप 3 चीज़ें कर लोगे तो ये क्वालिटी आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वालिटी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास जिम्मेदारी। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अगर आपने कोई भी जिम्मेदारी ली है तो उसको फिर आपने किसी भी कीमत पर पूरा करना है। कोई भी छोटी से छोटी जिम्मेदारी है, फिर आपने कोई केयरलेसनेस शो नहीं करनी, किसी भी कीमत पर उस जिम्मेदारी को आपने पूरा करना है। अगर मैं कैडेट कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज की बात करूँ ना, तो जो कैडेट्स होते हैं ना उनको बहुत जिम्मेदारियां दी जाती हैं वहाँ पर कैडेट कॉलेज में। एक हर क्लास की, हर स्टूडेंट के और क्लास का जो हेड होता है ना उसकी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। हर स्टूडेंट को, हर कैडेट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो ये क्वालिटी जो होती है ना उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। कैडेट कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज ही उनके अंदर ये डेवलप कर देता है। लेकिन अगर कोई सिविलियन है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ा है तो उसको कैसे क्या करना पड़ेगा इस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए? तो उसको ये है कि वो भी छोटी से छोटी जिम्मेदारियां लेना स्टार्ट करे, उसको टाइमली इफेक्टिव मैनर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करे। कोशिश नहीं, उसको कंप्लीट करना ही करना है किसी भी कीमत पर। नंबर 1 है आई विल डू इट। कोई भी जिम्मेदारी मिली है तो उसको आपने करके छोड़ना। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट एंड आई कैन डू इट। किसी भी कीमत पर आपने वो जिम्मेदारी करके छोड़नी है, वो कंप्लीट करनी है। अब जैसे कमांड टास्क है ना, अब आपका कमांड टास्क में आपको कमांडर बनाया जाता है, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि अब मुझे ये कमांड टास्क मिला है, अब जो है ना पूरे ग्रुप की, पूरे कॉम की जो जिम्मेदारी है फर्ज किया मेरे कंधों पे आ गई है। अब मैंने किसी भी कीमत पर ये टास्क जो है कंप्लीट करके छोड़ना है। जब ये माइंडसेट होगा ना आपका, तो वो आप उसमें ना आप कमांड टास्क कंप्लीट कर लोगे। ये माइंडसेट आपके बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए और बहुत मदद करता है आपके टास्क में। टास्क टेकन, टास्क डन। कोई भी जिम्मेदारी अगर आपने ली है तो उसको पूरा करना ही करना है आपने। कोई भी छोटी से छोटी जिम्मेदारी है, केयरलेसनेस शो नहीं करनी है आपने, चाहे वो कॉलेजेस में हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए आप कॉलेज में जाएं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाएं, उसकी जिम्मेदारी लें आप, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका कमांड टास्क या पीजीटी चल रहा है ना, तो कमांड टास्क में फॉर एग्जांपल आप कमांडर हो और या आप अंडर कमांड हो, तो फॉर एग्जांपल आपका कमांडर जो है वो कोई प्रॉब्लम में वो फंस गया है, तो आपने जाके फिर उसकी मदद करनी है। ये भी कॉपरेशन भी शो होती है, यहाँ से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो होती है। अगर आप कमांडर हैं और आपका ग्रुप मेट जो है वो उससे कोई जो ऑब्स्टेकल कवर नहीं हो रही, कमांड टास्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपने खुद जाके उसकी मदद करनी है। तो ये भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शो करता है। देन नेक्स्ट क्वालिटी है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेना, किसी भी काम को पहले करने का इनिशिएटिव लेना। कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करने का इनिशिएटिव लेना। कोई भी टास्क है उसमें उसको सबसे पहले परफॉर्म करने का इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव जो है ना, ये चीज़ आपके अंदर लाती है करेज, करेज लेके आती है आपके अंदर। अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो टीचर या कोई प्रोफेसर है, तो उसने कहा है कि इस टॉपिक पे किसने प्रेजेंटेशन देनी है, तो अब जो है कैंडिडेट, जो क्लास स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़रा नज़रें चुराने लग जाते हैं कि मेरी बारी ना है। लेकिन अगर आप इस क्वालिटी को अपने अंदर लाना चाहते हैं ना कॉलेज लेवल पर ही, तो उस अपॉर्चुनिटी को ना आपने ग्रैब करना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब करना है। फर्स्ट क्या मैं जाऊंगा प्रेजेंटेशन देने कि सर मैं करूंगा ये, कोई भी टास्क है सर मैंने जाना है ये, मैं करूंगा ये,
अगर आप कमांड टास्क भी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर पीजीटी भी है और पीजीटी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जाने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, वो फिश मार्केट वो एक हजूम वाली कि वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप पहले जाएं, चाहे वो पीजीटी हो चाहे वो कमांड टास्क हो। अब मैं ये बताता हूँ इनिशिएटिव वाली क्वालिटी कहाँ कहाँ शो होती है आईएसएसबी में। जैसे फॉर एग्जांपल अब जीटीओ के टास्क शुरू हो रहे हैं, जीटीओ का फर्स्ट डे है। अब जीटीओ जो है अपना ग्रुप को लेके जाता है वो रूम्स में। तो सबसे पहले एक स्मार्ट स्मार्ट से एक इंट्रोडक्शन होता है आपका। ठीक है, आपका ग्रुप का नेम बताया जाता है कि आपके ग्रुप का जो नेम है वो फॉर एग्जांपल क्यू है या पी है। तो जीटीओ आपसे पूछता है कि क्यू से कोई एक अच्छा सा वर्ड बताएं आप। पूरे ग्रुप से ये कौन बताएगा एक अच्छा सा वर्ड। तो यहाँ पे आपका इनिशिएटिव जाहिर होता है कि कोई कोई इनिशिएटिव लेता है यहाँ पर कि सर मैं बताऊँगा कोई कोई कैंडिडेट। देन कमांड टास्क के लिए जब जीटीओ आपको लेके जाता है तो वहाँ पर भी जब कमांड टास्क के लिए आप सब खड़े होते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जीटीओ आपको ये कहता है कि सबसे पहले कमांड टास्क जो है वो कौन करेगा, कौन करना चाहता है। वहाँ पे भी आपकी इनिशिएटिव की जो है एबिलिटी शो होती है। तो ये पूरा एसएसबी में इनिशिएटिव की एबिलिटी शो होती है बहुत से टास्क में। देन सेकेंड, टेक फर्स्ट स्टेप इन एवरी टास्क। हर टास्क में ना अपने फर्स्ट स्टेप लेना है। इस क्वालिटी को अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो ये अपनी डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी, उसको आपने ग्रैब करना है और हर टास्क में अपना फर्स्ट स्टेप रखना है अपने कि आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। इस क्वालिटी में सिर्फ ये था। द नेक्स्ट क्वालिटी है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अब ये एबिलिटी है किस तरह की। एक ऑफिसर जो होता है या कोई लीडर होता है ना, चाहे सिचुएशन जितनी भी ऑड हो, चाहे सिचुएशन जितनी भी क्रिटिकल हो, वो अपने सोल्जर्स में, अपने लोगों में, अपनी बातों से, अपने वैलिड पॉइंट से, अपने लॉजिकल पॉइंट से एक जोश भर देता है अपने सोल्जर्स में और ग्रुप को या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आती कैसे है हमारे अंदर। ये आएगी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से, हमारी स्पीकिंग पावर से। जितनी ज़्यादा हमारी स्पीकिंग पावर होगी, जितने अच्छे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, हमारी इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी उसी के मुताबिक, उसी पे डिपेंड करती है और उसी के साथ साथ बूस्ट होती है। अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं तो दुनिया के जो टॉप स्किल्स है ना, उसमें जो नंबर 1 पे जो स्किल आता है वो आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ये इतना पावरफुल स्किल है कि आप लोगों की ना जहन साजी कर सकते हैं इस स्किल से। ये इतना पावरफुल स्किल है और इसके अपने अंदर लाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। स्पीकिंग पावर की, उतने लेवल की स्पीकिंग पावर की अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कम्युनिकेशन को, स्किल्स को बूस्ट करने में उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये 1-2 दिन में नहीं आ सकती, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग पावर। अगर मैं पार्टिकुलरली आईएसएसबी की बात करूं तो आईएसएसबी में इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी कहाँ कहाँ चेक की जाती है। पूरी आईएसएसबी में चेक की जाती है। स्पेशली ग्रुप डिस्कशन में आपकी ये एबिलिटी चेक की जाती है। जब कोई आपको टॉपिक मिलता है ना, तो उसके मुताबिक आप अपने लॉजिकल पॉइंट्स देते हैं, ग्रुप के सामने रखते हैं। तो जो मेन चीज़ है ना, जो मुझे लगती है, अब उन लॉजिकल पॉइंट्स को अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बी अपडेटेड, अपने मुल्क में जो कुछ चल रहा है, जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारी कंट्री में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से सिचुएशंस चल रही हैं, न्यूज़ देखनी पड़ेंगी आपको। वो जो मैंने आपको डॉन न्यूज़पेपर का बताया ना, आप वही देख लें तो वही आपके लिए काफ़ी है। करंट अफेयर्स आपको देखने पड़ेंगे, मुल्क के करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो भी पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है ना, वो आपकी स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स से इन्फ्लुएंस होता है। सॉरी। जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करते हैं ना, अपने पॉइंट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स से देते हैं, तो अगला शख्स जो होता है ना, उसको फिर पता चल जाता है। अगर उसकी प्रिपरेशन कम है ना आपसे, तो उसके माइंड में आता है कि अब मैं जो है इसको नहीं पकड़ सकता हूँ। जब आप फैक्ट्स और फिगर्स से बात करते हैं तभी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने ग्रुप्स को। तो फैक्ट्स फिगर्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको करके जाने पड़ेंगे। चाहे आप लेक्चरेट के टॉपिक्स जब आप कवर कर रहे हो या ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको फैक्ट्स और फिगर्स, स्टैट्स ये लाजमी प्रिपेयर करनी है। अपनी इकॉनमी के रिलेटेड जितनी भी इकॉनमी में जो कुछ भी स्टैट्स हैं, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा इकॉनमी, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकी क्या रेशो है, इनकी क्या क्या परसेंटेज है, और जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, उसमें फैक्ट्स फिगर्स लाजमी बताने हैं आपने।
ये ऐसी एबिलिटी है, ये ऐसा पॉइंट है, इसी से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने ग्रुप्स को। द नेक्स्ट क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स पुख्ता इरादा। लाइफ में चाहे जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहे उसमें जितनी भी ऑब्स्टेकल आए, जितनी भी हर्डल्स आए, लेकिन आपका ये डिटर्मिनेशन कि मैं अगर कोई भी हर्डल है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्स्टेकल है मेरे गोल के दरमियान, मैं उसको ओवरकम करूंगा, उसको क्रॉस करूंगा और फिर अपने गोल को अचीव करने में दोबारा उसी मोटिवेशन के साथ, उसी विल पावर के साथ उस अपने गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यू करूंगा अपनी स्ट्रगल को। ये होती है मोटिवेशन, सॉरी डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा कि आई कैन डू इट, आई विल डू आई विल डू इट, और जितना भी मेरे टास्क हैं, जितने भी मेरे गोल्स हैं, मैं उसको अचीव करूंगा चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं। अगर मैं बात करूँ ना आपका 1 माइल के बारे में, तो जब इनिशियल में आपका 1 माइल हो रहा होता है ना, आप ठीक है आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन जब 1 माइल आपका स्टार्ट होता है, आपने 500 600 जब आप मीटर्स आपके कंप्लीट होते हैं, तो एक पॉइंट आता है, तब आपके माइंड में आता है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट पॉइंट है ये, वाई यू स्टार्टेड। जब भी आपकी विल पावर कम हो रही हो ना, या आप गिव अप करने का सोच रहे हो, आपके माइंड में आ रहा हो कि गिव अप कर देते हैं, तो तब उस टाइम उस पॉइंट पर आपने सोचना है वाई यू स्टार्टेड, कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। उस माइल को करने के दौरान भी आपके माइंड में ये पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है उस माइल के दौरान कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्यों आया था मैं यहाँ पर, मैं आराम से सुकून से पढ़ रहा था, घर पे रहता, मैं यूँ यहाँ क्यों आया हूँ माइल करने के लिए। वो पॉइंट अगर आपने क्रॉस कर लिया ना, फिर एक और पॉइंट आता है उसी माइल के दौरान, तब जब आप 1 किलोमीटर आप कवर कर लेते हैं, फिर आपके एक और पॉइंट आता है, तब आपके माइंड में आता है कि बस अब जितने भी पॉइंट्स हैं, अब जितने भी मीटर्स हैं, अब मैं इसको कवर कर लूँगा। ये 2 पॉइंट होते हैं माइल के दौरान, यही होता है आपका डिटर्मिनेशन। वो पॉइंट आपको, वो एक ऑब्स्टेकल होती है आपके गोल को अचीव करने के दौरान, वो आपने अगर कवर कर लेना, फिर आपके लिए आगे जो रास्ते हैं ना वो आसान हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथन योर विल पावर, अपने विल पावर को मजबूत कीजिए, गिव अप ना कीजिए। अगर कोई गोल है उसको अचीव करने में आपके लिए हर्डल्स आ रही हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपना रास्ता चेंज कीजिए, अपना गोल चेंज ना कीजिए। ठीक है ना, आपके रास्ता चेंज करेंगे तो आपके अंदर खुद ही मोटिवेशन आएगी। देन पुश योर सेल्फ इन डेली टास्क, डेली अपने आप को कोई ना कोई चैलेंज दीजिए। अगर आप कोई वर्कआउट करते हैं, एथलीट है, रनिंग वगैरह करते हैं, तो रोज़ अपने आप को कोई ना कोई चैलेंज दीजिए, कुछ ना कुछ मीटर्स जो है ना अपने माइल में वो एक्स्ट्रा कीजिए। ये जब आप करेंगे तो ये क्वालिटी जो है ना डिटर्मिनेशन की, ये आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डेवलप होती चली जाएगी। ये एक स्पेशल कोट है, योर सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाई योर ओन कॉन्फिडेंस एंड फोर्टिट्यूड। ये इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। इस कोट का आप मुझे जल्दी से ना कमेंट सेक्शन में मतलब बताएं। द नेक्स्ट क्वालिटी है इमोशनल स्टेबिलिटी। इस क्वालिटी को वो कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तरह जानते होंगे जो एक दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंड हुए होंगे। ये ऐसी क्वालिटी है, और प्रेशराइज सिचुएशन में वो स्ट्रेस में आ गए होंगे, और वो प्रेशर ले लिया होगा उन्होंने, और उनसे ना वो कमांड टास्क हुआ होगा, ना उस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जब GTO ने आपको ये इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि जेंटलमैन ग्राउंड इज इन बाउंड फॉर यू फॉर 10 सेकेंड्स, चेस्ट नंबर फला, थ्रोइंग इज अलाउ फॉर यू, जंपिंग इज अलाउ फॉर यू, तब उन्हें इस क्वालिटी का पता होगा, बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया होगा उन्होंने इस क्वालिटी को। तो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है? हाउ टू स्टे काल्म अंडर प्रेशर। प्रेशराइज सिचुएशन में अपने आप को काल्म रखना, ये होती है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। एक वो भी होता है इमोशन से भी रिलेटेड है ये, कि कमांड टास्क में कुछ कमांडर्स ऐसे होते हैं जो अपने अंडर कमांड जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, उन पर बॉसी बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। तो आपने उस टाइम बॉस नहीं बनना होता, आपने लीडर बनना होता है। लीडर की तरह उस कमांड टास्क को आपने कंप्लीट करना होता है। तो हाउ टू स्टे काल्म अंडर प्रेशर, यही सिचुएशन, यही क्वालिटी यही है कि अपने आप को प्रेशराइज सिचुएशन में अपने आप को काल्म रखना, स्ट्रेस ना लेना आप उस टाइम पे, उस पर प्रेशराइज सिचुएशन में स्ट्रेस फील ना करना, बल्कि उसको स्टेन करना उस प्रेशर को। ये होती है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। देन इस क्वालिटी अगर किसी कैंडिडेट में ये इशू है स्ट्रेस का, कि मतलब कोई थोड़ा सा प्रेशर डाला है GTO ने और आपने स्ट्रेस ले लिया फ़ौरन, आपका दिमाग काम करना छोड़ गया उस टाइम कि क्या करें हम उन 10 सेकंड के अंदर अंदर, आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो इसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की ना कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें कहते हैं आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, जैसे योगा होती हैं, और डीप ब्रीथिंग होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। ये 3-4 एक्सरसाइजेज होती हैं, ये मैं आपको इसलिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप उन एक्सरसाइजेज को डेली बेसिस पे करेंगे ना, तो आपकी जो
हार्ट बीट का तेज़ हो जाना उस टाइम पे, या दिमाग का काम करना छोड़ देना, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपकी ना मैनेज हो जाएगी ये चीज़। तो ये क्वालिटी जो है ना, ये आपके अंदर उसी के साथ साथ, उस प्रैक्टिस के साथ साथ डेवलप हो जाएगी। फिर जब आपकी कोई प्रेशराइज सिचुएशन होगी ना, जब आप सेकंड टाइम आईसीएसबी देने जाएंगे, तो उस प्रेशराइज सिचुएशन को उस टाइम पे और उस जीटीओ के उस इंस्ट्रक्शन की दिए गए तौर पे, तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपका रिस्पांस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा उस टाइम पे। क्योंकि ये क्वालिटी को इस तरह अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एक जंग हो रही है और उस जंग के दौरान आपके सोल्जर्स जो हैं, और लीडर है, ऑफिसर है, उसके सोल्जर्स जो हैं, वो चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और उसके सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। इधर भी लाशें गिर रही हैं, दूसरी तरफ भी लाशें गिर रही हैं। तो वो ऑफिसर उस टाइम पे अगर वो इमोशनल स्टेबल ना रहा और उसने अपने जज्बात पे काबू ना रखा और वो प्रेशर में आ गया, तो वो खुद भी मरेगा और अपने सोल्जर्स को भी मरवाएगा। तो ये क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से कैंडिडेट्स इस क्वालिटी की वजह से नॉट रिकमेंड होते हैं कि वो प्रेशर ही सस्टेन नहीं कर सकते, उस प्रेशर में आते हैं और वो फिर ना उनसे वो लेक्चरेट होता है। जीटीओ ने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, वो उनका वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वो मिलिट्री प्लानिंग में भी कभी कभी ऐसा होता है। पीजीटी में आउटडोर टास्क में तो जीटीओ ने प्रेशर बिल्ड करना ही करना है, और इंटरव्यू का भी एक अलग प्रेशर होता है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना, तो ये आपकी, आई होप कि आपकी काफ़ी हद तक ये क्वालिटी जो है आपकी, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अच्छा, जो जो मैंने बताया ना आपको कि वो कैंडिडेट जो एक दफ़ा इसे नॉट रिकमेंड हुआ होगा अपनी स्ट्रेस इशू की वजह से, वो इस कोट को बहुत अच्छी तरह समझेगा। द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन अ वॉर। इस पूरी की पूरी क्वालिटी का निचोड़ इस एक कोट में है। जल्दी से इसको ना आप कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताएं, इसका मतलब है क्या। द नेक्स्ट क्वालिटी है इंटेग्रिटी, ईमानदारी। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता आईसीएसबी में, ना इंटेग्रिटी पे, ना करेज पे, ना एक्सप्रेशन पे। तीन क्वालिटी ऐसी जिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर आपके अंदर ये नहीं है ना, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो, फॉरन नॉट रिकमेंड हो आप। अब इंटेग्रिटी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये होती क्या है, ईमानदारी। अगर आईसीएसबी के दौरान आप में थोड़ा सा भी इशू हो गया ना इंटेग्रिटी का, आप पर अगर शक भी हो गया उन्हें, और फिर आपके ऊपर ना ये इंटेग्रिटी वाला केस लगेगा, इस पे होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन। एडवांस्ड नॉट रिकमेंडेशन मतलब, अगर एक दफ़ा आपका आईसीएसबी में इंटेग्रिटी का इशू हो गया ना, आपने कोई झूठ बोल दिया, तो जब अगली दफ़ा आप जाएंगे ना आईसीएसबी देने, तब भी नॉट रिकमेंड है आप। जब आप तीसरी दफ़ा आईसीएसबी देने जाएंगे, तब भी नॉट रिकमेंड है। इसका ये मतलब होता है, इंटेग्रिटी का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इशू होता कैसे कैंडिडेट्स में। फॉर एग्जांपल, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो रहा है या कमांड टास्क हो रहा है, तो एक कैंडिडेट से ना फाउल हो गया। अब जीटीओ को तो पता होता है, जीटीओ बोलेगा ही तब जब उसको पता चलेगा, जब फाउल हुआ होगा ना आपसे, जीटीओ ने तभी आपको बताना है। तो जीटीओ फिर उस कैंडिडेट से पूछता है, चेस नंबर फला, हैव यू कमिटेड एनी फाउल? तो वो फिर कैंडिडेट बताता है कि यस सर, आई हैव कमिटेड दिस फाउल। फिर वो करेक्ट करता है उसको। अगर कोई कैंडिडेट है और जीटीओ ने उससे पूछा कि जेंटलमैन हैव यू कमिटेड एनी फाउल, और उसने डिनाई कर दिया, हालांकि फाउल हुआ है और उसने डिनाई कर दिया, तो वहीं पर नॉट रिकमेंड है। ये पे उस पर लगता है इंटेग्रिटी का केस, क्योंकि उसने झूठ बोला है। ये होती है इंटेग्रिटी। एडवांस नॉट रिकमेंडेशन फेलियर, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इंटेग्रिटी पे आप फिर आपकी नॉट रिकमेंड ही होती है इंटेग्रिटी वाले केस पे, क्योंकि वो वहाँ पे भी अगर बेईमान है, वो झूठा इंसान है, बेईमानी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो आगे जाके उसने सर्विस में तो इंटेग्रिटी केसेस तो उसने झूठ ही बोल दे। अगर वो कोई ऐसा कैंडिडेट अगर बच भी जाता है ना एसएसबी, अगर उसको रिकमेंड हो भी जाता है, फिर आगे सर्विस में वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। फिर ये जो कोर्ट मार्शल्स वगैरह होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं। ये इतनी बहुत, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इंटेग्रिटी पे, करेज पर, एक्सप्रेशन पे। ये ऐसी क्वालिटी है। द नेक्स्ट क्वालिटी है फिटनेस। फिटनेस जो है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इनिशियल की तैयारी कर रहे हो या एसएसबी की तैयारी कर रहे हो। जो इनिशियल वाली फिटनेस होती है ना आपकी, जिस फिटनेस के साथ आप इनिशियल फिजिकल टेस्ट आप क्लियर करते हो, माइल, पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स, ये सारे कंप्लीट जो फिजिकल टेस्ट होता है आपका, जितनी फिटनेस इसके लिए ज़रूरी होती है ना, उतनी ही फिटनेस, या मैं कहूँगा उससे ज़्यादा फिटनेस आईसीएसबी के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि वो जो अगर कराची का सेंटर है ना, तो उसमें जो कमांड टास्क होते हैं ना, उसमें टास्क एरिया ही बहुत बड़ा है कराची वाले सेंटर में। कोयटा का इतना बड़ा नहीं है जितना कराची का बड़ा है। तो
कमांड टास्क के दौरान आपको इतना रन अप करवाया जाता है, एक टास्क से दूसरे टास्क के दौरान आप भागते हुए आते हो, एक टास्क को किया, फिर दोबारा गए आप सिटिंग पोजीशन में के लिए, जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ चले गए आप, फिर दूसरा कैंडिडेट का कमांड टास्क होता है तब भी आप भागते हुए आते हो। उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत है। सिर्फ उसी के लिए नहीं, फिर जब आपकी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होती है ना, उसमें भी आपकी फिटनेस नज़र आ जाती है सारी, कि आपने कितनी ऑब्स्टेकल्स किए हैं। 44 मार्क्स होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के, वो मैं आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल वाली वीडियो में बताऊंगा उसमें क्या क्या टिप्स होती हैं उसकी। तो फिटनेस जो है ना आपकी पूरी आईएसएसबी के लिए ज़रूरी है। फिर आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में ना फिर आपके फेस पे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं अगर आपकी फिटनेस ना हो ना, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है फिटनेस के लिए, अब फिजिकल एक्सरसाइजेज जो भी हैं, अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी हॉबी जिम है या वर्कआउट जिसकी हॉबी है, ठीक है, उसके लिए वो ठीक है। अगर वो स्पोर्ट्स खेलता है ना तो फिर तो सही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्पोर्ट्स खेला करें, कोई भी टीम गेम्स खेलें। जो एक कैंडिडेट वर्कआउट करता है ना वो भी अच्छा है उसके लिए, उसकी हॉबीज़ पे डिपेंड करता है। अगर उसका हॉबी वर्कआउट करना है तो ठीक है, लेकिन टीम गेम्स जो होती है ना ये आपके अंदर टीम स्किल्स डेवलप करती हैं, जो एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज में नहीं हो सकता। तो टीम गेम्स खेलें, जैसे फुटबॉल हो गई। अब एक फुटबॉलर जो होता है ना, फुटबॉल का जो प्लेयर होता है उसकी फिटनेस जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा फिटनेस होती है, सबसे ज़्यादा फिटनेस ही फुटबॉलर की होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी गेम्स खेलें जिसमें टीम स्किल्स हो, ताकि आपके अंदर टीम, जिसमें पूरी टीम बनकर वो गेम खेल रही है और आप तभी आपके अंदर वो टीम स्किल्स डेवलप होंगे। तो मैं ऐसी गेम्स रिकमेंड करता हूँ आप ट्राई टू प्ले टीम गेम्स। जी यही है, टीम गेम्स खेलें आप। देन लास्ट क्वालिटी आपकी मोटिवेशन। मोटिवेशन, अगर आपके गोल्स होंगे ना आपकी लाइफ में, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी एम होगा आपकी लाइफ का, तो अगर आप डीमोटिवेट होंगे या थोड़ी सी मोटिवेशन आपकी कम भी होगी ना, तो गोल्स जो है ना आपको मोटिवेट कर देंगे, वही आपकी नेचुरल मोटिवेशन देते हैं। लाइफ में कोई ना कोई आपके एम्स होने चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, तभी आप मोटिवेट होंगे। आपकी विल पावर जो होगी तभी आपके अंदर बढ़ेगी। अगर आपके गोल्स नहीं है ना, अगर कोई कैंडिडेट रनिंग भी करता है ना तो उसका कोई गोल नहीं है तो वो नहीं भाग सकता कभी भी। गोल ज़रूरी है आपकी लाइफ में, बगैर गोल के कोई नहीं भाग सकता। तो हैविंग गोल्स इन माइंड, अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल्स बनाए, वही आपको गोल्स गिव्स अस नेचुरल मोटिवेशन, वही गोल्स आपको नेचुरल मोटिवेशन देते हैं। कभी गिव अप भी कर रहे होते हैं ना तो आपके गोल्स ही आपको मोटिवेशन देते हैं। तो मोटिवेशन के लिए बुक्स भी होती हैं काफ़ी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप बुक्स भी पढ़ें। लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिम रोहन, जिम रोहन है, एक एंथनी रॉबर्न, तो इनके मोटिवेशनल कोट्स, इनकी मोटिवेशनल स्पीचेस आप सुने, आपको फिर आपको पता चलेगा रियल मोटिवेशन होती क्या है। पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं, गोरों को सुने आप। पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं सस्ते मोटिवेशन देते हैं आपको। मैं चाहता हूँ आप इसको सुने, जिम रोहन को सुने। ये सिस्टमेटिक एक रियलिस्टिक मोटिवेशन होती है आपके अंदर, ये जो डालते हैं, ये ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने आप। तो मोटिवेशन में इतना था। ये इस वीडियो में मैंने आपको 14 की 14 आई थिंक 15 हो गई हैं, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि आप इनका मतलब क्या है और आपको इनको किस तरह अपनी डेली लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी 14 की 14 क्वालिटीज़। अगर कोई क्वालिटी, आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स शायद रह गया, लेकिन उसको मैंने दरमियान में एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई क्वालिटी रह भी गई है ना तो उसको मैंने इन क्वालिटीज़ के दरमियान में ही एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी अच्छी तरह। अगर फिर भी आपको इस पर कोई शक हो, इस नॉलेज पे कोई बात मैंने गलत कही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको ठीक करूँ। और इसी तरह मैं आईएसएसबी की सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कैंडिडेट्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी आईएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा ये। मैं जितने भी मेरे पास नोट्स हैं, जितनी मेरे पास नॉलेज है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है इन क्वालिटीज़ से रिलेटेड। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं जीटीओ के, आई थिंक जीटीओ के इंडोर टास्क से स्टार्ट करूँगा। साइक टेस्ट को मैं लास्ट में शायद एक्सप्लेन करूँ, बट वो इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा साइक टेस्ट को। उसके बारे में आपको बस बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि साइक के टेस्ट में, बाकी सिर्फ जितनी भी टिप्स होती हैं ना वो आपको आईएसएसबी में मिल जाती हैं। आपका साइक का टेस्ट कोई भी अगर स्टार्ट होता है ना, जैसे वैट स्टार्ट होता है, तो वैट से पहले ही वो आपको गाइडलाइन दे देते हैं कि इस वैट में किस तरह के सेंटेंस आपने बनाने हैं। तो वही गाइडलाइन आपके लिए साइक टेस्ट के लिए काफ़ी होती है। बाकी आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ये आपके अपने हाथ में होता है। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए,
जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं या कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी में, उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए। बाकी तभी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। अच्छी अच्छी हैबिट्स अपनाएं आप, तभी आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी उस साइकोलॉजिकल ऐसे रिकमेंडेशन के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।